हे बघा, कुठलाही पक्ष चालवत असताना त्या पक्षाला सक्षम असा नेता तिथं लागतो. जसं आदरणीय पवारसाहेब हे आज आमच्या पक्षाचे तिथं नेते आहेत. अजितदादा असताना त्या पक्षाचे ते सक्षम नेते त्या ठिकाणी होते. आज सुनित्रा काकींची वेळ नवीन असली, बऱ्याच काही गोष्टी त्या समजून घेत असल्या तरी मला असं वाटतं की एखाद्या नेत्याने पार्टी चालवणं हे महत्त्वाचं असतं. खूप कन्सल्टंटवर जर कुणी त्या ठिकाणी विश्वास ठेवत असेल, अवलंबून राहत असेल, हे महाराष्ट्रात अशा गोष्टी चालतील असं मला तरी त्या ठिकाणी वाटत नाही. महत्त्वाचं कसं असतं की आमदार, कार्यकर्ता, पदाधिकारी, खासदार यांना विश्वासात घेऊन आपली पक्ष कसा आपल्याला वाढवता येईल, आपल्याला काय अडचणी त्या सोडवणं आज जास्त महत्त्वाच्या कुठल्याही पक्षासाठी आहे. उद्या एक बैठक होती वायबी चव्हाण स्ट्रॅटेजिस्ट म्हणून आता प्रशांत किशोर यांचं नाव चर्चेत आहे. काही दिवसात ती वेळ देखील ज्यावेळी जुना जो स्ट्रॅटेजिस्ट होते त्याच्यावर अनेक वेळा तुम्ही देखील आरोप केले होते, नंतर त्यांना काढण्यात आलं. नवीन स्ट्रॅटेजीचा काही वेगळा फरक पडेल? नाही, प्रशांत किशोर हे जे आहेत याच्या आधीसुद्धा मोठ्या मोठ्या इलेक्शनमध्ये ते स्वतः त्याच्यामध्ये सहभाग घेत होते. मोठ्या मोठ्या नेत्यांशी, जसं 2014ला मोदी साहेबांचं काम त्यांनी तिथं केलेलं आहे. त्यानंतर ममता दिदींचं काम केलं आहे, काही ठिकाणी काँग्रेसचं सुद्धा काम केलेलं आहे. त्यामुळे ठीक आहे, कन्सल्टंट म्हणून ते नक्कीच त्या ठिकाणी मोठे आहेत. जे बाहेर जाणारे आहेत ते गेले ते बरंच झालं. पण राहिला प्रश्न आता या मोठ्या कन्सल्टंटचा. खर्चिक आहेत, ते काय करतात, कसं करतात हे आपल्याला त्या ठिकाणी बघावं लागेल. पण तो त्या पक्षाचा तिथं असताना तो प्रश्न आहे. ते त्या पद्धतीने काम करतात. आम्ही एखाद्या नेत्यावर अवलंबून राहून नेता म्हणेल तसं त्या ठिकाणी काम करत असतो. उद्या एक बैठक होती वायबी चव्हाण सेंटरमध्ये. पवारसाहेब स्वतः उपस्थित असणार आहेत. तुमच्या पक्षाचे पदाधिकारी, वरिष्ठ नेते कशासाठी नेमकं बैठक होते त्याबद्दल? नाही, वर्धापन दिन आमचा 10 जूनचा लवकरच तिथे येत आहे. त्याचं पण नियोजन तिथं असणार आहे. त्याच्याचबरोबर जे उमेदवार आपले होते, जे आमदार आहेत, खासदार आहेत, काही पदाधिकारी आहेत, यांना विश्वासात घेऊन आता लोकांसाठी कसं लढायचं, कशी रणनीती करायची, समाज माध्यमांवर काय चर्चा सुरू आहे, कशा पद्धतीने काय गोष्टी आपल्या पार्टीच्या बाबतीत करायच्या, यासाठी आदरणीय पवारसाहेब हे लोकांची चर्चा करतील, लोकांचं मत जाणून घेतील आणि मग आम्हा सगळ्यांना त्या ठिकाणी मार्गदर्शन करतील. आज मुख्यमंत्री साहब से मैं मिला, उनसे बात करते वक्त आज जो अल नीनो के कारण महाराष्ट्र और देश में जो परिस्थितियाँ, खास करके महाराष्ट्र के बारे में बात की, तो अभी जो सब डैम्स है जिसमें जो पानी है उसमें सिर्फ 32% पानी है और ऐसा कहा जाता है कि आगे जाके बारिश कम हो सकता है. टोटल ओवरऑल एवरेज अगर आप देखो तो ऐसा कहा जाता है 10 से 12% परसेंटेज बारिश कम होने वाली है. लेकिन लास्ट टाइम जब 5 साल पहले जब अल नीनो आया था तब मराठवाड़ा में बारिश का जो कमतरता थी वो 40% के आसपास थी. इसलिए एक प्रॉपर कमेटी फॉर्म करके इसमें थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म. सीएम साहब ने कहा हमने कमेटी फॉर्म की है, डेफिनेटली उसमें कुछ सुधारना अगर करनी हो तो वो हम वहाँ पे करेंगे. उसी के साथ उनके साथ नीट के बारे में मैंने बात की. जो व्यक्ति इस चीज़ के लिए जिम्मेदार है, जो पेपर लीक के लिए, सीबीआई तो बहुत अच्छे तरीके से कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन इसमें किसी को भी स्पेयर न किया जाए ऐसी विनती वहाँ पे उनको हमने की. उसी के साथ जो महामानव होके गए, छत्रपति शिवाजी महाराज, विश्वरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, महात्मा फुले, पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर, लोकशाही अन्नाभाऊ साठे, ये जो बड़े बड़े लोग होके गए, उनके बारे में कोई भी आके वहाँ पे गलत तरीके की बात करता है. मैं कुछ दिन पहले गवर्नर साहब से मिला था, उनको विनती की थी, उनको पत्र दिया था. उन्होंने भी एक पत्र राज्य सरकार को वहाँ पे दिया है. इस सेशन में एक ऐसा कायदा लाया जाए कि महामानव के बारे में जो भी बात करे, सत्ता में हो विरोध में हो, उसके ऊपर एक कड़क से कड़क कार्रवाई करने के लिए एक एक्ट लाने की ज़रूरत है. वो एक मुद्दा वहाँ पे किया था. उसी के साथ महिला अत्याचार जो महाराष्ट्र में बढ़ते जा रहे हैं, शक्ति कायदा होना चाहिए, इसके लिए उनको वहाँ पे विनती की कि इस सेशन में वो विषय वहाँ पे लिया जाए. उसी के साथ जो अनियन के प्राइसेस जो महाराष्ट्र में गिरते जा रहे हैं उसके बारे में भी योग्य ऐसा निर्णय और धोरण और अच्छे मिनिमम सपोर्ट प्राइस सरकार के माध्यम से वहाँ पे दी जाइए, ऐसा विनती वहाँ पे सीएम साहब से मैंने की है. उन्होंने सब विषय जान के लिए समझ लिए. अभी देखते आगे जाके इस बारे में वो क्या करते हैं, लेकिन वो पॉजिटिव थे, सकारात्मक थे, इतना ही यहाँ पे मैं बोलूँगा. इस मामले में पॉलिटिकल कनेक्शन की बात बीजेपी कर रही है कि लोकल कांग्रेस का कनेक्शन सामने आ रहा है, वो कांग्रेस के लिए प्रचार करते थे. देखो, जो बिजनेसमैन होते हैं ना वो किसी के भी नहीं होते.
आज इसके साथ जो सरकार में, कल किसी के और के साथ जो लातूर में इंसिडेंस हुआ है, वो जो व्यक्ति है वो तो वैसे अपॉलिटिकल है। कांग्रेस की सत्ता थी, बहुत साल सत्ता थी, तब कांग्रेस के साथ थे। बीजेपी की सत्ता अभी आ गई तो बीजेपी के साथ है। इसलिए हमारा कहना है कि कोई भी राजनीतिक दल से कोई भी हो, सत्ता में हो या विरोध में हो, जो भी जिम्मेदार है नीट के पेपर लीक के बारे में, उसके ऊपर कार्रवाई होनी ही चाहिए। किसी को भी वहाँ पे स्पेयर नहीं करना चाहिए, ऐसे हम सबका कहना है। इसलिए राजनीति सिर्फ करके, क्योंकि हम भी बात कर सकते थे, अभी नए फोटो किसी मंत्री के साथ है जो बीजेपी के, लेकिन हमने वो इस्तेमाल नहीं की क्योंकि हमको वहाँ पे राजनीति नहीं लानी। क्योंकि ये विषय 24 लाख स्टूडेंट्स का हर साल जो एग्ज़ाम देते हैं, इसमें कोई भी सत्ताधारी या विरोध में जो भी हो, राजनीति मत करो, कार्रवाई करो, और इतनी कार्रवाई कड़क करो कि आगे जाके कोई भी पेपर लीक करने का सोचे भी नहीं। ऐसा हम सबका कहना है। पेट्रोल डीजल को लेकर जो है क्राइसिस नजर आ रही है। ग्रामीण इलाकों में पेट्रोल पंप पर पेट्रोल नहीं मिल रहा है, ऐसे बोर्ड लग रहे हैं। सरकार कह रही है कि विपक्ष इस पर राजनीति ना करे, विपक्ष लोगों को बहकाए। देखो, राजनीति तो हम करना नहीं चाहते, लेकिन हम महाराष्ट्र में अभी घूमते हैं, लोगों से मिलते हैं। हम खुद पेट्रोल डालने के लिए पेट्रोल पंप पे जब जाते तो अब ये बोर्ड हमने भी वहाँ पे देखे। सोशल मीडिया या व्हाट्सएप पे अगर आप देखो, कुछ ऐसे भी वीडियो हमने देखे जहाँ पे लोग झगड़ा कर रहे हैं क्योंकि हमको वहाँ पे पेट्रोल या डीजल नहीं मिल रहा है। वो शहरों में, पुणे शहर में भी अगर आप देखो तो बड़ी बड़ी लाइनें पेट्रोल के लिए है। ग्रामीण विदर्भ या मराठवाड़ा में जाओ, वहाँ पे बड़ी बड़ी लाइन ये डीजल के लिए है। तो ये सिचुएशन है, वस्तुस्थिति है। अभी हमारा सिर्फ यही कहना, हम राजनीति नहीं करना चाहते, हमारा सिर्फ यही कहना है कि आप जब इंटरनेशनल डिप्लोमेसी करते हो, जिसी देश के साथ आप बात करते हो, तब राज्य इस देश का कुछ हित मन में रखते हुए कहाँ न कहाँ तो भी हर वक्त बीच जो यूएस है या इजराइल है उनका सुनने की ज़रूरत नहीं। ईरान अपना देश, बहुत सालों से उनके साथ दोस्ती थी। हमारे यहाँ से केला जाता था, शक्कर जाती थी, वो हमसे लेते थे, हम उनसे तेल बहुत सस्ते दामों में वहाँ पे लेते थे। जब ईरान अड़चन में था तब हमने ईरान का सपोर्ट नहीं किया। नहीं तो अब तक जैसे चाइना देश में बहुत सारे शिप्स वहाँ पे तेल लेके वहाँ पे गई थी ब्लॉकेट के पहले, हमारे यहाँ पे भी आती तो और 2 महीना हमारे पास तेल होता। इसलिए इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में सरकार कम फेल हुआ है कि डेफिनेटली फेल हुआ है। ठीक है, आज अड़चन है तो 60 में बैठते हैं, जो देश के लिए हित के लिए है, राज्य के हित के लिए, वहाँ पे हम बैठेंगे, बात करेंगे। लेकिन हमारा कहना इतना ही है कि ये जो प्राइसेस बढ़ाते जा रहे हैं वो मत बढ़ाओ, क्योंकि जब मनमोहन सिंह जी का सरकार था तो $110 तक बैरल वहाँ पे तेल था, तब यहाँ पे पेट्रोल और डीजल 60 रुपये के आगे नहीं मिलता था। लेकिन 14 के बाद अचानक से डॉलर, अगर बैरल का रेट अगर आप देखो तेल का, वो $110 से $40 तक आया, लेकिन आपने प्राइस बढ़ा दी $90 रुपये तक पेट्रोल और डीजल की। वहाँ पे 10 साल में 10 लाख करोड़ एडिशनल मनी वहाँ पे केंद्र सरकार ने वहाँ पे कलेक्ट किए। तो हमारा कहना है उसमें से थोड़ा पैसा आप इस्तेमाल करो। आज ऑलरेडी लोगों के पास बहुत बड़े प्रॉब्लम है, कोविड आके गया, नोटबंदी आके गई, अभी वापस आप पेट्रोल डीजल का अगर दाम बढ़ाते जाओगे, गरीब अड़चन में आएंगे। इसलिए प्राइस राइज मत करना। राशनिंग अगर करना है तो अभी से बताना, राशनिंग की जरूरत वहाँ पे आएगी। इनडायरेक्टली बिना बताए राशनिंग आप मत करना, नहीं तो पैनिक सिचुएशन इस देश में और इस राज्य में आ सकती है। सोमवार को बैठक बुलाई, ऑल पार्टी मीटिंग आप लोग जाएंगे? अगर बुलाई हो और सीरियसली सुनना चाहते हैं तो हम डेफिनेटली, कल हमारी मीटिंग है हमारे नेता शरद पवार जी के साथ। अगर वैसा कुछ इनविटेशन हमारे नेताओं को आया होगा तो ये चर्चा डेफिनेटली वहाँ पे होगी। और जब अगर सीएम बोलेंगे और हमारे नेता बोलेंगे कि हाँ जाके राज्य के हित के लिए ये मीटिंग करना है तो हम जा सकते हैं, लेकिन फाइनल कॉल हमारे नेता उस चीज़ में लेंगे। पवार साहब, मुंबई में, महाराष्ट्र में बुलडोजर पैटर्न देखने मिल रहा है। आज गरीबनगर की कई युवतियाँ जो है कोर्ट के ऑर्डर के बाद तोड़ी जा रही है, लेकिन उसमें लोगों का कहना है कि पहले उनको रिहेबिलिटेशन करना चाहिए था, वो जगह नहीं। तो देखो, अभी कोर्ट के ऑर्डर है कि नहीं वो नहीं मालूम, लेकिन लोगों का जो कहना है वो बराबर है। कहाँ पे तो रिहेबिलिटेट करो। अभी वहाँ पे अगर आप देखो तो बच्चे, औरतें, बूढ़े, इनको वैसे ही बाहर निकाला जाता है। अभी वो कहाँ पे रहेंगे? रास्ते पे रहेंगे या प्लेटफॉर्म पे जाके सोएंगे। और ये बहुत सालों से यहाँ पे आके रहे हैं, इसलिए थोड़ा ह्यूमैनिटी देखो। ठीक है, कोर्ट ऑर्डर हो सकता है, वो तोड़ने की ऑर्डर कोर्ट ने वहाँ पे दी होगी, लेकिन ह्यूमैनिटी एंगल से वो सोचने की जरूरत है, ऐसे मुझे लगता है। कई सारे एमएलए के जो तनख्वाह है वो बंद की जाएगी और वो अमाउंट जो है वो सरकार को और बढ़ोतरी देने के लिए, आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए इस्तेमाल की जाए, ऐसा प्रस्ताव रखा जा रहा है। ये देखो, ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें, समझो एक एमएलए का खर्चा महीने का आप बंद करो, हम भी स्वागत उसका करेंगे। 2
2.5 लाख का है। आप 2-3 लाख रुपए इधर उधर बचा के क्या करोगे? अगर आपको सीरियसली फाइनेंशियल पोजीशन अगर इस सरकार की खराब है तो बड़ा खर्चा बंद करो ना। एक बाजू को आप वो शक्तिपीठ मार्ग 1 लाख करोड़ का कर रहे हो, इसमें हमने विथ प्रूफ वहाँ पे बताया, वहाँ पे 30,000 करोड़ का भ्रष्टाचार हो सकता है, वो रुका दो। और ये जो बुलेट ट्रेन आ रही है, बुलेट ट्रेन की आज ज़रूरत नहीं है, आज रुका दो उसका काम। और ये सब फंड अगर सरकार के पास पैसा नहीं उसके लिए इस्तेमाल करो। एक साइड को आप बोल रहे हो कि 1-1, 2-2 लाख हम निधि यहाँ पे वहाँ पे, एक गाड़ी कम कर दी, 2 गाड़ी कम कर दी, इलेक्ट्रिकल गाड़ी चालू कर दी, और दूसरे साइड को अजीत दादा का जिस प्लेन से एक्सीडेंट हुआ VSR कंपनी, उसको दादा जाने के बाद 180 करोड़ रुपए वहाँ पे दिए गए। एक बाजू आप बोल रहे हो 2 लाख कम करो, और दूसरे बाजू 200 करोड़ रुपए ऐसे कंपनी को आप देते जा रहे हो जिसके ऊपर आक्षेप है। तो सिर्फ दिखाने के लिए मत आप कुछ करना है तो जेन्युइनली अगर करना है तो हम भी उसके लिए सपोर्ट करेंगे। राष्ट्रवादीबद्दल एक प्रश्न आहे, दादांच्या राष्ट्रवादीबद्दल एका ऑडिओ क्लिपची बातमी राजकीय वर्तुळात आणि माध्यमांमध्ये आली होती। त्यानंतर पार्थ पवार हे स्वतः मुख्यमंत्र्यांना भेटले, त्याच्या आधी तटकरे, प्रफुल्ल पटेल पवार साहेबांना भेटले होते। हे सगळा विसंवाद, गैरसमज यातून मार्ग काढायला सुनेत्रा पवारांनी डॅमेज कंट्रोल करण्याचा निर्णय घेतला। त्या पटेल तटकरेंशी बोलून एक बैठक घेणार आहेत, तुमची यावर प्रतिक्रिया? नाही, आता ठीक आहे, ज्या गोष्टी बाहेर आल्या होत्या त्या ठिकाणी मी बोललो, ज्या गोष्टी माझ्यापर्यंत आलेल्या नाहीत आणि त्यांच्या पक्षाच्या अंतर्गत आहेत तो आता त्यांचा पक्ष आणि ते त्या ठिकाणी बघतील। सुनेत्रा काकी या मोठ्या नेत्या आहेत, त्या नक्कीच त्या ठिकाणी तिथं बघतील आणि त्यांना मदतीला आता एक मोठा कन्सल्टंट आला आहे, महागडा कन्सल्टंट आला आहे, ते सगळे त्यांचा पक्ष तिथं बघत राहतील। आम्ही आमच्या पक्षाच्या माध्यमातून काय करायचं हे उद्या आदरणीय पवारसाहेब आम्हाला मार्गदर्शन करतील। पण तरी सातत्यानं ज्या आहेत त्या भेटीगाठी वाढताना बघायला मिळत आहे। एकीकडे पार्थ पवार तटकरे हे CMना भेटत आहेत, दुसरीकडे मोठ्या पवार साहेबांची देखील भेट घेतली जाते। हे नेमकं राष्ट्रवादीपर्यंत होत आहे का? भेटीगाठीचं प्रमाण वाढलं आहे? हे पवार साहेबांना भेटल्यानंतर पवार साहेबांनी सांगितले की ती जी बैठक झाली नाही तर ती भेट झाली ती टोटली म्हणजे इनफॉर्मल होती, त्यात पॉलिटिकली काही विषय झाला नाही, फक्त तब्येतीच्या बाबतीत चर्चा झाली, चहा त्या ठिकाणी पिला गेला, बाकी तिथं कुठेही दुसरी चर्चा झालेली नाही। राहिला प्रश्न CM साहेबांचा, CM साहेबांकडे येऊन सगळेच जर मार्गदर्शन करत असतील त्यामुळे तो पक्ष चालवण्यामध्ये नक्कीच CM साहेबांचा पण पाठबळ नाही तर तिथं लक्ष देऊन असतील, कारण शेवटी दादा गेल्यानंतर कोणाचं तरी मार्गदर्शन लागत असावं, तर एका बाजूला CM साहेब मार्गदर्शन करत असावेत आणि जेव्हा केव्हा लागेल तेव्हा जी काही बैठक पटेल साहेबांची झाली त्यात जर त्यांनी विचारलं असेल तर मग पवार साहेबसुद्धा तिथं आहेत, कुठेही अन्याय होऊन देणार नाही अशी भूमिका सगळ्यांची त्या ठिकाणी दिसते।